बेसिक हार्ट का जो काम है वो समझते हैं। हार्ट जो स्ट्रक्चर है उसका काम है हार्ट को पंप करना। वो जब पंप करेगा तो खून जाएगा दूसरे अंगों के अंदर, ब्रेन में जाएगा, किडनी में जाएगा, हाथ में जाएगा, पैर में जाएगा। तो जो पंपिंग का काम है, जब वो पंपिंग कम हो जाती है तो हार्ट आगे खून भेज नहीं सकता। अब हार्ट में खून कहाँ से शुद्ध होकर आता है? तो वो लंग से आता है। जब हार्ट खून आगे नहीं जाने देता तो वो खून जो है आगे नहीं जाने की वजह से पूरा लंग्स में बैक प्रेशर में जाता है। उस कंडीशन को हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं, यानी उसका पंपिंग जो है कम हो जाता है, या पंपिंग नॉर्मल रह जाती है पर उसके जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो अल्टर्ड हो जाता है। तो हार्ट शरीर के हिसाब से जो पंपिंग चाहिए वो पंपिंग हार्ट नहीं कर पाता है, उसे हम हार्ट फेल्योर बोलते हैं। हार्ट अटैक किसे बोलते हैं? जो हार्ट के मसल्स हैं जो पंप करते हैं उनको खुद को काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, और जो नलियां उनको सप्लाई करती है उसमें रुकावट आती है, उसकी वजह से जो कंडीशन उत्पन्न होती है उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। जनरली वहां पे क्लॉट बनते हैं, या उसमें चीरे हो जाते हैं, या कहीं से कोई मटेरियल जो है एम्बोलाइज होकर हार्ट में से ही जाके नली में चला जाता है और नली बंद हो जाती है, उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। और तीसरा मैंने पहले ही समझा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, क्योंकि हार्ट को पंप करने के लिए हार्ट में खून आएगा, हार्ट में खून जाएगा, ऊपर का चेंबर नीचे का चेंबर जो कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं वो पूरी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में डिपेंड करता है। वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी सडनली कम हो जाती है या बंद हो जाती है या एकदम से फास्ट हो जाती है और बाद में बंद हो जाती है, उसे हम कार्डियक अरेस्ट। पेशेंट्स आते हैं और ऐसे जो सिंपल क्वेश्चन जो लगते हैं सिंपल है उनका क्वेश्चन होता है, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जो हमारे आउटडोर पेशेंट्स आते हैं जो हमें मिलने आते हैं वो काफी यंग पेशेंट्स आते हैं। काफी जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं, उनको रात को काफी टाइम जगना होता है, उनका लंबा वर्किंग आवर्स होता है, उनका सीटिंग पोस्चर लंबा होता है, वो एक जगह पे 12-13 घंटे बैठे रहते हैं, उनका एक्सरसाइज कम होता है। और काम की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वो लोग या तो टी या कॉफी कुछ ना कुछ लेते हैं। पर जनरल रूल आपको मैं दिखा दूं कि कुछ भी आपको लेना है वो मॉडरेट इंटेंसिटी में लेना चाहिए। तो यानी साइंस क्या कहता है? तो साइंस कहता है कि आप कॉफी ले रहे हैं दिन में 2 बार ले, पर कौन सी कॉफी ले रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। कॉफी के फायदे ये हैं क्योंकि वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव करता है, आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव करता है, आपकी जो एंटीऑक्सीडेंट आते हैं उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस जो है उसको भी कम करता है, लीवर के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है, एसिड बैलेंस के लिए, पेट के लिए अच्छा है। तो सारे बेनिफिट्स हैं, पर वो मॉडरेट 2 टाइम्स अ डे में ही अच्छा है। अब आप कौन सी फिल्टर ले रहे हैं, अनफिल्टर्ड ले रहे हैं? अब अनफिल्टर्ड ले रहे हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल वाला बेनिफिट आप में डिलीवर नहीं होता है, जो तुर्किश कॉफी बोलते हैं वो में नहीं हो रहा है। कॉफी में भी कभी कोई कैपेचिनो बोलता है, कोई मौका बोलता है, जिसमें एडेड शुगर ज्यादा रहता है, सेचुरेटेड जो मिल्क रहता है वो ज्यादा रहता है। अब आपने उसकी फ्रीक्वेंसी या क्वांटिटी बढ़ाई है तो आप ज्यादा शुगर लोड कर रहे हैं। वैसे भी आपका वर्क ऐसा है, आपको बैठा बैठा काम करना है और आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। यानी 2 टाइम्स अ डे, प्रिफरेबली filtered, preferably with less sugar शुड बी द प्रोटोकॉल, यानी वही प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना है। ये काफी लोगों को मिथ है कि ऐसा भ्रम है कि जिम जाना ही इंपॉर्टेंट है, जिम से ही सेहत बनती है, और जिम जाना हृदय के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? दो एक चीजें इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक रेगुलरली करें, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरा, कितनी इंटेंसिटी में कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। यानी आप मॉडरेट एक्टिविटी, यानी 40 से 45 मिनट आप रोज वॉकिंग कर रहे हैं, अपने घर में के आजू बाजू जा रहे हैं, गार्डन में जा रहे हैं, खुली हवा ले रहे हैं, आप जो वॉक स्पीड है वो मॉडरेट स्पीड में चलते हैं, वो इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी आप जिम में जाके करते हैं। जिम में जाके आप कुछ ज्यादा एडवांटेज नहीं अचीव करते हैं। जिम में जाके वेट लिफ्टिंग करना है, जो आइसोमेट 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, जिसमें मसल में खून ज्यादा जाता है और एक दूसरे में मसल में से खून पुश हो जाता है और हार्ट पे दबाव आता है। तो जो वेट लिफ्टिंग है, हैवी लिफ्टिंग वाले हैं, वो आपके हार्ट के लिए अच्छे नहीं है, तो वो एक्सरसाइज जिम में जाके करने से आपको कोई फायदा नहीं है। दूसरी चीज, आप पहले जिम नहीं गए हैं और 40 के बाद आपको किसी ने एडवाइस दिया है कि नहीं आप चालू करो और जिम से ही फायदा है, तो ये काफी टाइम नुकसान बंद रहेगा
और तीसरा, वो जाने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं है। आप रोज 40 से 45 मिनट चलते हैं, मॉडरेट इंटेंसिटी में चलते हैं, रेगुलर चलते हैं, वीक में 5 से 6 बार चलते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने एक दिन 10 किलोमीटर दौड़ लगाई, खाने में परहेज नहीं रखा और बाकी के दिन कुछ नहीं किया, आप संडे ही दौड़ते हैं, तो वो ज्यादा बेनिफिट आपको करने वाला नहीं। देखिए, नींद जो होती है, जो स्लीप पैटर्न हमारी होती है, वो पहले से ही भगवान ने बनाई हुई है, जो हमारी जो पूरी जो सिस्टम है उसको रिसाइकल करती है, रिबूट करती है। अब वो डिस्टर्ब रह जाती है, यानी आप कोई कारण से नहीं ले पाते हैं। और मैंने जैसे बताया कि जो मल्टीनेशनल्स वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनको ये चीज काफी ऑब्जर्व हम लोगों ने की है कि उनकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होती है, उनकी सर्काडियन जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि स्लीप का हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर पे, धड़कन पे, ब्रीदिंग पैटर्न पे, हमारी एनर्जी लेवल पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी की होती है, जिससे हमारे हृदय की गति नियंत्रित रहती है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, वो सारा सिस्टम जो है वो अस्त व्यस्त, बेर बिखेर हो जाता है। इसलिए जिसको स्लीप डिस्टरबेंस रहता है, यानी जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, उनकी नींद कम होती है, पूरी नहीं होती है, या उनको जिनको स्लीप की एप्निया है, यानी जो रात को सोने टाइम आवाज निकलती है, जिसे हम खर्राटे बोलते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एरिथमियास यानी धड़कन का फास्ट हो जाना, हार्ट डिसीज का होना, हार्ट फेलियर का होना, स्ट्रोक का होना, ये सब चीजें हमने बहुत ही ज्यादा देखी है। यानी अच्छी जो नींद है वो सेहत के लिए बहुत ही जरूरी है। जब हमने कोविड देखा, तो कोविड में तो काफी एडमिशन हो रहे थे, पर उस टाइम पे जो लॉकडाउन का हुआ, उस टाइम पे ये ऑब्जर्वेशन मिला कि हार्ट अटैक वाले पेशेंट सडनली कम हो रहे हैं। पूरी दुनिया में ऐसा देखने को मिला कि हार्ट अटैक की फ्रीक्वेंसी कम हो रही है कन्वेंशनल जो रेट है उससे। और उसमें एक कारण मिला, क्योंकि लॉकडाउन था, लोग कम बाहर जा रहे थे, प्रदूषण की मात्रा में काफी कमी आई थी। तो कोई भी जो पार्टिकुलेटेड मटेरियल है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 2.5 के ऊपर जाती है, वो हार्ट में इन्फ्लामेशन, क्योंकि वही चीज हमारे ब्रीदिंग में जाती है, हमारे श्वास में जाती है, हमारे लंग्स में जाती है, वहां इन्फ्लामेशन करती है। वही चीज हमारे वेसल्स जो हैं, जो नलियां, उसमें इन्फ्लामेशन करती है, सूजन करती है, और उसकी वजह से हार्ट अटैक और हार्ट रिलेटेड इवेंट होने के चांसेस काफी बड़े हुए दिखते हैं। सो जो ये पॉल्यूशन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, यानी उसको आप मैनेज कर सकते हैं फॉर हार्ट डिसीज। ज्यादातर जो ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की बीमारी से आते हैं, जो हार्ट फेलियर के पेशेंट आते हैं, जो अटैक के टाइम पे डिस्चार्ज हो रहे हैं, उनका दो क्वेश्चन आता है, नमक खाना, फैट फूड खाना। तो सिंपल रूल और सिंपल लॉ इज 2 ग्राम पर डे। काफी लोग उसे 5 ग्राम तक भी बोलते हैं, पर मैं अपने पेशेंट को 2 ग्राम के ही, यानी 1 टेबल स्पून जो होती है, उससे ज्यादा पूरे दिन में लेना नहीं है। वो आपको कुछ भी कर पे अपनी डाइट की पैटर्न को ऐसे एडजस्ट करना है, अपने स्वाद को एडजस्ट करना है कि आपका पूरे दिन में 2 ग्राम से ज्यादा सॉल्ट कंजम्पशन नहीं हो। ये कहने के बावजूद भी 50% टाइम प्लस माइनस होने के चांसेस रहते हैं। यानी परमिसिबल लिमिट आप समझ के चलें कि 5 है, तो 2 बोलेंगे तो वो 3 तक पहुंचेगा, 5 तक नहीं पहुंचेगा। मैं 5 तक देता हूं, पेशेंट का 6-7 हो जाता है, तो 5 रिकमेंडेड बोलते हैं लोग। जो हार्ट की बीमारी नहीं है, जिसको हार्ट की बीमारी है, उसके लिए हम लोग 2 ग्राम ही बोलते हैं। पर मैं ऐसा मानता हूं कि काफी टाइम आपको स्ट्रिकर वे में बोलने पे फायदा होता है, तो मैं खुद 2 ग्राम ही का ही रिकमेंडेशन देता हूँ। ये भी हमने कोविड टाइम पे काफी देखा कि जो भी नए टूल्स, एप्लीकेशंस, फोन्स, डिवाइसेस आए हैं, जिससे अभी हार्ट की सेहत, यानी हार्ट कंडीशन को मैनेज करना, मॉनिटर करना काफी इजी हो गया है। आपके पास एप्पल वॉच है, जिससे आप अभी धड़कन भी देख सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर भी देख सकते हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल भी देख सकते हैं। उस तरह से घर पे ग्लूकोमीटर आते हैं, काफी सेंसर आते हैं, अभी तो विदाउट प्रिक वाले भी सेंसर आते हैं, जिससे आप शुगर का मॉनिटर कर सकते हैं। जिनको हार्ट की बीमारी है ही ऑलरेडी, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं और उनका वजन ज्यादा है, उनको वजन कम करना है, वो वेट रिलेटेड
जो डिवाइस है, आपका वेइंग मशीन है, वो भी घर पे होता है, उससे भी आप वेट देख सकते हैं। सो आप ऑक्सीजन देख सकते हैं, जो हार्ट के पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हार्ट फेलियर और लंग के पेशेंट में भी वही इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अभी जो मोबाइल एप्स हैं जिसमें सारे डेटा आते हैं, आपकी स्लीप पैटर्न भी आपको पता चल सकती है, आप कितने रोज पैदल चलते हैं, आप कितनी दौड़ लगाते हैं, ये सारे पैटर्न जो है वो डेटा आपके फोन में स्टोर हो सकते हैं। और ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट रहती हैं। कभी कभी पेशेंट्स जो आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर के पास बैठते हैं, उनका प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ आता है, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन बोलते हैं, पर घर पे सारा नॉर्मल होता है। वो कैसे पता चलता है? वो डेटा के रिकॉर्ड से पता चलता है। कुछ पेशेंट आते हैं कि एक बार मेरा प्रेशर बढ़ा है, हमारे पास भी नॉर्मल मिला, उनको हम मॉनिटरिंग घर पे बोलते हैं, प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, उसको मास्क्ड हाइपरटेंशन मिलता है। काफी पेशेंट है जिसमें नाइट में ही प्रेशर सर्ज होता है, यानी नींद में आपका प्रेशर कम होना चाहिए, पर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें नाइट में प्रेशर बढ़ता है। तो वो भी आप ये ऐप बेस्ड डिवाइस से डिटेक्ट कर सकते हैं। शुगर के लिए भी ऐसा है, आपका शुगर कम हो रहा है, नाइट में कम हो रहा है, दिन में ज्यादा आ रहा है, यानी सुबह में आपका ज्यादा मिलता है, तो क्या पैटर्न फॉलो करता है खाने के बाद की, क्या पैटर्न आ रही है, तो वो आप शुगर की पैटर्न को भी इजीली मॉनिटर कर सकते हैं। धड़कन की पैटर्न भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी इरेग्युलर होता है तुरंत ही डिटेक्ट हो सकती है। एप्पल वॉच में से तो आप रिदम स्ट्रिप भी निकाल सकते हैं, और वो कभी कभी हमको जो धड़कन अनियमित इरेग्युलर हो जाती है उसको पकड़ने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये सारे जो एप्स हैं, डिवाइसेस हैं, टूल्स हैं, ये हेल्थ के हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब उसमें जितना डीप जाते हैं, क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है, सबकी पैटर्न खाने की अलग अलग है। मैं खुद गुजरात से हूँ, हमारी खाने के पैटर्न अलग है। मेरे जो पेशेंट्स होते हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान से और पंजाब से आते हैं, उनकी पैटर्न अलग होती है, पर जो कॉमन एडवाइस रहती है जो हेल्थ हेल्थ के लिए, और ये हार्ट की डाइट की पैटर्न कब से चालू होनी चाहिए, पहले तो ये बच्चों से ही चालू होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की आहार यानी अभी जो डाइट पैटर्न है और जो हमने देखा है वो काफी डिस्टर्ब हो चुकी है। पोस्ट कोविड फेज में तो काफी डिस्टर्बेंस मिला है। तो क्या सिंपल चीजें हैं जो हमारे ऋषि मुनि भी हमको समझा के गए हैं, हमारे बड़े जो भी हमको समझा के गए हैं कि डाइट में क्या ज्यादा लेना है, तो सब्जी ज्यादा लेनी है, वेजिटेबल्स ज्यादा होने चाहिए, दूसरा फ्रूट ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि उसमें फैट नहीं है, क्योंकि उसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें ज्यादा फाइबर है, मिनरल्स है। तो जो रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो वो ज्यादा होते हैं, जो फ्रूट्स में वेजिटेबल से ही मिलते हैं, और सेहत के लिए है बहुत ही अच्छे हैं। ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे होते हैं। फिर क्या कम लेना है? तो सेचुरेटेड फैट कम लेना है। अब किसी को मैं बताता हूँ, क्या सर सेचुरेटेड फैट यानी चर्बी वाला खाना कम खाओ, यानी मुझे कैसे पता चला ये सेचुरेटेड फैट है, इसमें सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, ट्रांस फैट है, कैसे पता चलेगा? ये बहुत ही डिफिकल्ट टर्म है। तो मैं उनको सिंपल चीज सिखाता हूँ कि जो चर्बी वाला आपका अन्न है या आहार है, और वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फेज में है, तो वो जनरली सेचुरेटेड फैट ज्यादा है। जैसे कि घी आपने रूम टेम्परेचर पे रखा है, वो सॉलिड फेज में है, बटर है सॉलिड फेज में, चीज है सॉलिड फेज में है, मार्गेरिन जो है वो सॉलिड फेज में है, मेयोनीज वाला मटेरियल है वो सॉलिड है। तो वो सारा सेचुरेटेड फैट ज्यादा ही कंटेन करता है। जनरली तो गवर्नमेंट के लॉ हैं, अभी सब में सेचुरेटेड फैट कितना है वो आ जाता है, वो 7 to 8% से ज्यादा डाइट का पोर्शन नहीं होना चाहिए। ट्रांस फैट कैसे बनता है? तो वही ऑयल जो आपका जो फैटी फूड है उसको आप बार बार यूज करते हैं, वो स्टिकी हो जाता है, उसमें ट्रांस फैट बनता है, वो आपके लिए हानिकारक है। यानी आपने एक बार तेल लिया कढ़ाई में, कुछ निकला, वो बच गया, फिर आपने उसको दूसरी बार यूज किया, वो नहीं करना, वो सिंपल एडवाइस। तीसरी, जो कन्वेंशनल ऑयल की बात करते हैं, क्या कौन सा तेल लेना है, मकई का लेना है, कौन सीड लेना है, तो जनरली ऐसा है कि आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं। एक्सेस ऊपर से नहीं डालना है। आपकी जो कन्वेंशनल यूज है, आपने जो यूज सब्जी में किया है, दाल में तड़का लगाने के लिए कहीं पे भी किया है, उससे ऊपर का ऐड नहीं कर सकते। सनफ्लावर कन्वेंशनली, क्योंकि वो लेस थिक है, अच्छा है। सनफ्लावर ऑयल जो सरसों का तेल बोलते हैं वो भी अच्छा है, पर वो डिफिकल्ट है चेंज करना। तो आपकी बेसिक पैटर्न बना के रखिए, वो आपको हेल्प करेगा। आपकी कार्ब कंटेंट भी है, आपको रिस्ट्रिक्ट कर, क्योंकि एनर्जी सारी हमारी डाइट में, पर्टिकुलरली साउथ इंडिया में और गुजरात साइड जो आती है, वो कार्बोहाइड्रेट डाइट से आते हैं, और राइस कंटेंट, रोटी, गेहूं उसमें ज्यादा होता है, उसको आपको रिस्ट्रिक्ट करने करके रखना है। तो वो जो आपका बैलेंस कंपोनेंट है, वो आपको कार्बोहाइड्रेट थोड़ा लोअर करके प्रोटीन और ये हरी सब्जी वाला कंपोनेंट ज्यादा ऐड करना है। ये हर एक आदमी टेलर अप्रोच में जा सकता है, इतना बेसिक एडवाइस ले।